आज हम एक बहुत गहरे सवाल में उतर रहे हैं। क्या ब्रह्मांड की हर चीज को समझने के लिए कोई एक मास्टर चाबी है? मतलब कोई एक सिद्धांत जो कुदरत की सारी ताकतों, सारे कणों को एक साथ समझा सके? नमस्ते। बिल्कुल। और ये सवाल तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए जैसे एक जुनून बन गया था उनके आखिरी 30 सालों में। वो जिसे यूनिफाइड फील्ड थ्योरी कहते थे, एक एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत, उसकी तलाश में थे। हाँ, वो सोचते थे कि कुदरत की जो सबसे गहरी सच्चाई होगी वो बहुत खूबसूरत और सरल होगी, है ना? बिल्कुल। उनका मानना था कि ये सिद्धांत हैरान करने वाला, सरल और शक्तिशाली होगा, पर वो इसे पूरा नहीं कर पाए। शायद इसलिए क्योंकि उनके जमाने में हमें परमाणु के अंदर की दुनिया की उतनी जानकारी नहीं थी। सही कहा। बहुत सी चीजें तब पता नहीं थी, लेकिन पिछले 50 सालों में फिजिक्स ने काफी तरक्की की है, नई कड़ियां जुड़ी हैं। और आज हम जिस सिद्धांत पर बात करने वाले हैं, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, कई लोग मानते हैं कि ये शायद आइंस्टाइन के उसी सपने को पूरा कर सकता है। हमारे पास ब्रायन ग्रीन की किताब द एलिगेंट यूनिवर्स से कुछ अहम हिस्से हैं जो इसी सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, छिपे हुए आयामों और इसी परम सिद्धांत की खोज पर बात करते हैं। तो चलिए थोड़ा इस मुश्किल पर बहुत ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। तो आज की जो मॉडर्न फिजिक्स है वो मोटे तौर पर दो बड़े स्तंभों पर टिकी है। पहला तो है आइंस्टाइन का अपना जनरल रिलेटिविटी यानी सामान्य सापेक्षता सिद्धांत। हाँ, जो बहुत बड़े स्केल पर काम करता है। तारे, गैलेक्सी, पूरा ब्रह्मांड ये बताता है कि कैसे स्पेस और टाइम वो पदार्थ और ऊर्जा से मुड़ जाते हैं, और वही गुरुत्वाकर्षण है। और दूसरा स्तंभ है क्वांटम मैकेनिक्स। बिल्कुल, जो बहुत ही छोटे स्केल पर लागू होता है। अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क। और ये दुनिया तो बहुत अजीब है, मतलब संभावनाओं और अनिश्चितताओं से भरी हुई। कमाल की बात यह है कि दोनों ही सिद्धांत अपने अपने डोमेन में, जहां वो लागू होते हैं वहां अविश्वसनीय रूप से सफल रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स ने उन्हें इतनी सटीकता से परखा है कि हाँ, मतलब गजब की सटीकता से। लेकिन यहीं पर एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। ये दोनों शानदार सिद्धांत जैसे अभी हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। हाँ, वो एक दूसरे के साथ संगत नहीं है। एक कहता है स्पेस टाइम एकदम चिकना है, लगातार मुड़ने वाला। दूसरा कहता है कि नहीं, बहुत छोटे लेवल पर दुनिया उबड़ खाबड़ है, क्वांटाइज्ड है, संभावनाओं पर आधारित है। ये तो बड़ी अजीब बात हुई। एक ही हकीकत के दो अलग अलग और एकदम उल्टे विवरण। बिल्कुल। और ये टकराव, ये असंगति सबसे ज्यादा खुलकर सामने आती है कुछ बहुत ही एक्सट्रीम जगहों पर, जैसे कि एक ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में, जहां बहुत सारा मास एक नन्ही सी जगह में सिमट जाता है। या फिर बिग बैंग के समय, जब पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु से शुरू हुआ था। हाँ, बिल्कुल। उन स्थितियों में जहां बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम इफेक्ट्स दोनों जरूरी हो जाते हैं, वहां जब आप इन दोनों सिद्धांतों को एक साथ लगाने की कोशिश करते हैं तो नतीजे बिल्कुल बेतुके आते हैं। अनंत ऊर्जा, अनंत घनत्व, जो कि फिजिक्स में मतलब नहीं रखते। ये एक संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। एकदम साफ संकेत कि हमें एक ज्यादा गहरी समझ, एक ज्यादा बुनियादी सिद्धांत की जरूरत है जो इन दोनों को मिला सके। और यही पर आती है सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, है ना? हाँ, यही एंट्री होती है सुपर स्ट्रिंग थ्योरी की। और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक रेडिकल आइडिया सामने रखती है कि जो सबसे बुनियादी चीजें हैं ब्रह्मांड में, वो कण नहीं बल्कि तार जैसे हैं। बिल्कुल। ये कहती है कि ब्रह्मांड के सबसे मूलभूत घटक बिंदु जैसे कण नहीं हैं, बल्कि एक आयामी, बहुत छोटे, कांपते हुए स्ट्रिंग यानी तार हैं। और ये इतने छोटे हैं, लगभग 10^33 सेंटीमीटर, जिसे प्लैंक लंबाई कहते हैं, कि हमारे सबसे शक्तिशाली यंत्रों से भी वो हमें बिंदु जैसे ही दिखेंगे। सुनने में तो ये छोटा सा बदलाव लगता है कि बिंदु की जगह तार, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े। स्ट्रिंग का ये फैला हुआ होना, ये तथ्य कि वो एक बिंदु नहीं है, यही जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच के झगड़े को सुलझाने की कुंजी है। पर अनंतताएं आ जाती हैं जो समस्या खड़ी करती हैं, खासकर गुरुत्वाकर्षण के साथ। लेकिन स्ट्रिंग थोड़े फैले हुए हैं, तो उनका टकराव एक बिंदु पर नहीं होता। हाँ, उनका इंटरैक्शन स्पेस और टाइम में थोड़ा फैल जाता है। जैसे दो नूडल्स टकराएं, वो एक बिंदु पर नहीं बल्कि थोड़ी लंबाई पर टकराते हैं। इस स्मेयरिंग या फैलाव से वो खतरनाक अनंतताएं खत्म हो जाती हैं जो क्वांटम गुरुत्वाकर्षण को मुश्किल बना रही थी। अच्छा, और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इन स्ट्रिंग्स के कंपन से ही सारे कण बनते हैं। बिल्कुल। जैसे एक वायलिन या गिटार के तार के अलग अलग कंपन
अलग अलग सुर या नोट पैदा करते हैं, वैसे ही इन बुनियादी स्ट्रिंग्स के कंपन के अलग अलग पैटर्न हमें अलग अलग कणों के रूप में दिखाई देते हैं। मतलब एक तरह का कंपन इलेक्ट्रॉन जैसा दिखता है, दूसरा क्वार्क जैसा, तीसरा शायद रोशनी का कण फोटॉन। हाँ, या गुरुत्वाकर्षण का कण ग्रेविटॉन। इस तरह ये थ्योरी अपने आप ही स्वाभाविक रूप से पदार्थ कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, क्वार्क और बलवाहक कणों जैसे फोटॉन, ग्रेविटॉन को एक ही चीज से बना हुआ बताती है, बस कंपन करते हुए स्ट्रिंग। ये एक बहुत बड़ा एकीकरण है। ये तो कमाल का आइडिया है, लेकिन ये थ्योरी कुछ अजीब सी शर्तें भी रखती है ना? पहली है सुपरसिमेट्री। ये क्या भला है? हाँ, ये कुछ जरूरी चीजें मांगती है। सुपरसिमेट्री ये एक तरह की गणितीय समरूपता है। ये दो तरह के कणों को जोड़ती है। एक होते हैं पदार्थ कण, जिन्हें फर्मियॉन कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, क्वार्क। इनका स्पिन आधा अंक होता है, जैसे हाथी। और दूसरे होते हैं बलवाहक कण, जिन्हें बोसॉन कहते हैं, जैसे फोटॉन, ग्लूऑन। इनका स्पिन पूर्ण अंक होता है, जैसे 0, 1। सुपरसिमेट्री कहती है कि हर जाने पहचाने फर्मियॉन के लिए एक बोसॉन सुपर पार्टनर होना चाहिए और हर बोसॉन के लिए एक फर्मियॉन सुपर पार्टनर होना चाहिए। मतलब हर कण का एक जुड़वा साथी, जैसे इलेक्ट्रॉन का साथी। इलेक्ट्रॉन फर्मियॉन स्पिन हाफ का सुपर पार्टनर होगा, सिलेक्ट्रॉन बोसॉन स्पिन 0, और फोटॉन बोसॉन स्पिन 1 का सुपर पार्टनर होगा, फुटिनो फर्मियॉन स्पिन हाफ। पर ये सिलेक्ट्रॉन और फुटिनो तो कभी देखे नहीं गए। क्या ये सिर्फ गणित है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और एक चुनौती भी। हो सकता है कि ये सुपर पार्टनर कण बहुत ज्यादा भारी हों। उन्हें बनाने के लिए शायद इतनी ऊर्जा चाहिए जो हमारे आज के पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जैसे सर्न का LHC पैदा नहीं कर सकते। तो फिर इनकी जरूरत क्यों है थ्योरी में? गणितीय तौर पर सुपरसिमेट्री स्ट्रिंग थ्योरी को ज्यादा स्थिर और सुसंगत बनाती है। इसके बिना थ्योरी के समीकरण ठीक से काम नहीं करते, और ये इस आइडिया से भी मेल खाती है कि शायद बहुत ज्यादा ऊर्जा पर प्रकृति के सारे बल एक ही बन जाते हैं। ठीक है, तो एक जरूरत हुई सुपरसिमेट्री, और दूसरी? वो तो और भी अजीब है, अतिरिक्त आयाम। दूसरी जरूरत और भी ज्यादा चौंकाने वाली है, अतिरिक्त स्थानिक आयाम। स्ट्रिंग थ्योरी के गणित को ठीक से काम करने के लिए ये जरूरी है कि ब्रह्मांड में हमारे जाने पहचाने 3 स्थानिक आयामों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के अलावा 6 और स्थानिक आयामों। 6 और कुल मिला के 9 स्थानिक आयाम और एक समय का, मतलब 10 आयाम। बिल्कुल, 10 स्पेस टाइम आयाम। पर हम तो सिर्फ 3 ही महसूस करते हैं। ये बाकी 6 कहाँ हैं? क्या ये बहुत छोटे हैं? वो कलूजा क्लाइन वाली बात। हाँ, ये आइडिया वहीं से आता है। कलूजा और क्लाइन ने पहले सोचा था कि शायद एक अतिरिक्त आयाम हो सकता है जो बहुत छोटा, गोल मुड़ा हुआ हो, जैसे एक बगीचे की पानी की पाइप। दूर से वो एक लाइन लगती है, एक आयाम। लेकिन पास से देखें या उस पर चींटी चले तो उसकी मोटाई भी दिखती है, दूसरा आयाम। सही। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि स्पेस के हर बिंदु पर ये अतिरिक्त 6 आयाम मौजूद हैं, लेकिन वो इतने छोटे आकार में मुड़े तुड़े हैं कि हम उन्हें देख या महसूस नहीं कर पाते। और इन मुड़े हुए आयामों का आकार, क्या वो मायने रखता है? बहुत ज्यादा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन मुड़े हुए 6 आयामों के जो संभावित आकार हो सकते हैं वो गणितीय रूप से बहुत जटिल होते हैं। उन्हें कैलाबी-याओ स्पेस या कैलाबी-याओ मैनीफोल्ड कहा जाता है। कैलाबी-याओ, ये नाम मैंने सुना है। हाँ, अब सोचिए कि इन मुड़े हुए आयामों का आकार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के खोखले हिस्से जैसा है। जैसे उस इंस्ट्रूमेंट का आकार तय करता है कि उसमें हवा कैसे गूंजेगी, कौन सी धुनें कंपन पैटर्न बच सकती हैं। वैसे ही इन कैलाबी-याओ आकारों की ज्यामिति तय करती है कि स्ट्रिंग कैसे कंपन कर सकते हैं। एकदम सही। और क्योंकि स्ट्रिंग के कंपन ही हमें कणों के रूप में दिखते हैं और उनके गुण, जैसे उनका द्रव्यमान, उनका चार्ज, तय करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि इन छिपे हुए आयामों का आकार और ज्यामिति ही असल में ये तय करती है कि हमारे ब्रह्मांड में कौन कौन से कण और बल मौजूद हो सकते हैं और उनके गुण क्या होंगे। वाह, ये तो दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब हमारे ब्रह्मांड के सारे नियम, सारे कणों की प्रॉपर्टीज, वो सब इन अनदेखे मुड़े हुए आयामों के आकार में छुपी हो सकती हैं। हाँ, सिद्धांत तो यही कहता है। ये एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है ज्यामिति और भौतिकी के बीच। कमाल है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1990 के दशक में कुछ और हुआ, जिसे दूसरी सुपर स्ट्रिंग क्रांति कहते हैं, द्वैतताओं की खोज। हाँ,
1990 के दशक के मध्य में एक और बड़ी सफलता मिली। उस समय तक ऐसा लगता था कि स्ट्रिंग थ्योरी के 5 अलग-अलग सुसंगत संस्करण हैं, टाइप आई, टाइप 2A, टाइप 2B और 2 हेटेरोटिक स्ट्रिंग थ्योरीज। ये सब 10 आयामों में थे। 5 अलग-अलग थ्योरी? ये तो एकीकरण के खिलाफ लगता है। बिल्कुल, लेकिन फिर द्वैतताओं की खोज हुई। द्वैतताएं असल में अलग-अलग दिखने वाले सिद्धांतों के बीच छिपे हुए गणितीय रिश्ते हैं। उन्होंने दिखाया कि ये पांचों स्ट्रिंग थ्योरीज असल में एक ही ज्यादा मौलिक, ज्यादा गहरे सिद्धांत के अलग-अलग पहलू हैं। जैसे एक ही चीज अलग-अलग नजरियों से अलग दिखती है? हाँ, या जैसे पानी, बर्फ, तरल या भाप हो सकता है, पर है H2O ही। ये द्वैतताएं दिखाती हैं कि ये 5 थ्योरीज कुछ सीमाओं में या कुछ अनुमानों के तहत एक दूसरे में बदल सकती हैं। इसमें एक टी द्वैतता का जिक्र है जो कहती है कि छोटा होना बड़े होने जैसा है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, टी द्वैतता बहुत अजीब है। मान लीजिए एक आयाम गोल मुड़ा हुआ है, एक वृत्त की तरह। अगर आप उस वृत्त का दायरा रेडियस r बहुत छोटा करते जाएं, तो टी द्वैतता कहती है कि एक खास सीमा प्लैंक लंबाई के आसपास भौतिकी वैसी ही दिखने लगती है जैसी तब दिखती अगर आप दायरे को बहुत बड़ा कर रहे होते। रेडियस 1r। मतलब बहुत छोटा और बहुत बड़ा एक जैसा। ये कैसे संभव है? यह हमारी सामान्य समझ के बिल्कुल परे है, लेकिन यह क्वांटम ज्यामिति का एक पहलू दिखाता है। इसका एक मतलब यह हो सकता है कि शायद ब्रह्मांड में एक न्यूनतम संभव लंबाई है, प्लैंक लंबाई, जिससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। जब आप उससे भी छोटा करने की कोशिश करते हैं तो वो प्रभावी रूप से बड़ा होने लगता है। ये सिर्फ गणित है या इसका कोई भौतिक मतलब भी है? माना जाता है कि इसका गहरा भौतिक मतलब है। ये स्पेस की क्वांटम प्रकृति का संकेत हो सकता है। और एक और थी, मिरर सिमेट्री। हाँ, मिरर सिमेट्री एक और चौंकाने वाली खोज थी। गणितज्ञों ने पाया कि 2 ऐसे कैलाबियाओ आकार हो सकते हैं जो ज्यामितीय रूप से बिल्कुल अलग दिखते हैं, मतलब उनकी टोपोलॉजी अलग है, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से वो दोनों आकार बिल्कुल एक जैसी भौतिकी को जन्म देते हैं। 2 अलग दिखने वाले आकार, पर नतीजा एक? हाँ, ये फिर से दिखाता है कि भौतिकी और ज्यामिति का रिश्ता हमारी सोच से ज्यादा जटिल और अप्रत्याशित है। और इसी मिरर सिमेट्री से पता चला कि स्पेस फट भी सकता है बिना किसी तबाही के। बिल्कुल, मिरर सिमेट्री का अध्ययन करते हुए पता चला कि स्ट्रिंग थ्योरी में स्पेस की बनावट बदलना संभव है, जिसे टोपोलॉजी परिवर्तन कहते हैं। मतलब स्पेस फट सकता है और एक नए आकार में फिर से जुड़ सकता है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी में ऐसा होना एक अनहोनी, एक सिंगुलैरिटी माना जाता था, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी में मिरर सिमेट्री के जरिए ये एक सहज प्रक्रिया हो सकती है। तो इन द्वैतताओं ने पांचों थ्योरी को जोड़ा। क्या इससे कोई और बड़ा नजरिया सामने आया? हाँ, इन सभी द्वैतताओं को एक साथ देखने पर एक और भी ज्यादा बुनियादी सिद्धांत की तस्वीर उभरने लगी। एडवर्ड विटन जैसे भौतिकविदों ने तर्क दिया कि ये पांचों 10 आयामी स्ट्रिंग सिद्धांत और एक संबंधित 11 आयामी सिद्धांत जिसे सुपर ग्रेविटी कहते हैं, ये सब असल में एक ही, अभी तक पूरी तरह न समझे गए 11 आयामी सिद्धांत की अलग-अलग सीमाएं या पहलू हैं। और इसी को एम थ्योरी कहा गया। एम का मतलब क्या है? मिस्ट्री, मैजिक? हाँ, इसे एम थ्योरी नाम दिया गया। एम का मतलब क्या है ये विटन ने मजाक में खुला छोड़ दिया। शायद मिस्ट्री, मैजिक, मदर, मेम्ब्रेन या मैट्रिक्स, कोई एक तय मतलब नहीं है। तो एम थ्योरी 11 आयामों में है। हाँ, एम थ्योरी 11 स्पेस टाइम आयामों में रहती है। ये उन पांचों 10 आयामी स्ट्रिंग थ्योरीज और 11 आयामी सुपर ग्रेविटी को एक ही फ्रेमवर्क में समेट लेती है। और इसमें सिर्फ स्ट्रिंग नहीं बल्कि ब्रेन्स भी हैं। बिल्कुल, एम थ्योरी में सिर्फ एक आयामी स्ट्रिंग ही नहीं बल्कि उच्च आयामी वस्तुएं भी शामिल हैं जिन्हें ब्रेन्स कहा जाता है। ये मेम्ब्रेन जैसे हो सकते हैं। एक स्ट्रिंग एक ब्रेन है, एक झिल्ली 2 ब्रेन है, और इसी तरह उच्च आयामों के ब्रेन्स भी हो सकते हैं। एम थ्योरी अभी भी काफी रहस्यमयी है। इसका पूरा गणितीय ढांचा अभी खोजा जाना बाकी है। ये सब सुनने में तो बहुत ही रोमांचक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल लगता है। क्या इसका कोई सबूत है? क्या इसने कोई ऐसी चीज़ समझाई है जो पहले समझ नहीं आ रही थी? आपने ब्लैक होल एंट्रोपी का जिक्र किया था। हाँ, ब्लैक होल एंट्रोपी की व्याख्या को स्ट्रिंग थ्योरी की एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जाता है। देखिए, 1970 के दशक में जैकब बेकनस्टीन और स्टीवन हॉकिंग ने यह दिखाया था कि ब्लैक होल में एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी मतलब? अव्यवस्था का माप या जानकारी? हाँ, एक तरह से अव्यवस्था या उसमें छिपी जानकारी का माप। और उन्होंने ये भी दिखाया कि एंट्रोपी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन, वो सीमा जिससे कुछ बाहर नहीं आ सकता, उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होती है।
लेकिन वो ये नहीं समझा पाए थे कि ये एंट्रोपी आखिर किस चीज की गिनती है। ब्लैक होल तो बहुत सरल दिखते हैं, उनमें अंदर क्या है जिसकी अवस्थाओं को गिना जाए? हाँ, ये एक पहेली थी। तो स्ट्रिंग थ्योरी ने इसे कैसे सुलझाया? ये सचमुच एक मील का पत्थर था। 1996 में एंड्रू स्ट्रोमिंजर और कमरून वाफा ने स्ट्रिंग थ्योरी और डी ब्रेन्स, एक तरह के ब्रेन्स, का इस्तेमाल किया। उन्होंने कुछ खास किस्म के गणितीय रूप से सरल या सुपरसिमेट्रिक ब्लैक होल लिए और गणना की कि उन्हें बनाने वाले सूक्ष्म स्ट्रिंग्स और ब्रेन्स कितनी अलग-अलग क्वांटम अवस्थाओं में हो सकते हैं। उन्होंने उन अवस्थाओं की गिनती की। हाँ, उन्होंने उन संभव माइक्रोस्कोपिक अवस्थाओं की संख्या गिनी और फिर उससे एंट्रोपी की गणना की। और नतीजा ठीक वही निकला जो बेगनस्टीन और हॉकिंग ने दशकों पहले अपने मैक्रोस्कोपिक फॉर्मूले से निकाला था। बिल्कुल सटीक। एकदम सटीक, सारे गुणांक कोएफिशिएंट सही थे। ये पहली बार था जब किसी क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत ने ब्लैक होल एंट्रोपी की एक सूक्ष्म सांख्यिकीय व्याख्या दी थी। इसने दिखाया कि स्ट्रिंग थ्योरी सिर्फ गणितीय ढांचा ही नहीं बल्कि असल भौतिक गणनाएं करने और सही नतीजे देने में सक्षम है। ये वाकई बहुत प्रभावशाली है। क्या कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड के अध्ययन में भी इसका कोई रोल है, जैसे बिग बैंग के बारे में? हाँ, कॉस्मोलॉजी में भी स्ट्रिंग थ्योरी के महत्वपूर्ण निहितार्थ हो सकते हैं। एक बड़ी समस्या है बिग बैंग के शुरुआत में आने वाली सिंगुलैरिटी, अनंत घनत्व और तापमान का बिंदु, जहां जनरल रिलेटिविटी फेल हो जाती है। स्ट्रिंग थ्योरी इससे बचा सकती है? हाँ, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी में एक न्यूनतम लंबाई, प्लैंक लंबाई होती है, टी द्वैतता जैसे विचारों के कारण। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड शायद कभी शून्य आकार का नहीं था। एक न्यूनतम संभव आकार और एक अधिकतम संभव तापमान हो सकता है, जिससे सिंगुलैरिटी की समस्या खत्म हो जाती है। इसके अलावा एक और बहुत दिलचस्प संभावना है। स्ट्रिंग थ्योरी शायद ये समझा सकती है कि हमारे 3 स्थानिक आयाम इतने बड़े क्यों फैल गए, जबकि वो अतिरिक्त 6 आयाम छोटे और मुड़े हुए ही रह गए। ये कैसे? एक मॉडल ब्रैंडनबर्गर वाफा सिनारियो सुझाता है कि शुरुआती बहुत गर्म ब्रह्मांड में स्ट्रिंग्स शायद सभी आयामों के चारों ओर लिपटे हुए थे, जैसे रबर बैंड लिपटे हों, और उन्हें फैलने से रोक रहे थे। लेकिन फिर शायद संयोग से जो स्ट्रिंग हमारे 3 आयामों के इर्द-गिर्द लिपटे थे वो आपस में टकराए और नष्ट हो गए। और सिर्फ वही 3 आयाम फैलना शुरू हो गए। हाँ, क्योंकि उन पर लगी ब्रेक हट गई, जबकि बाकी 6 आयाम लिपटे हुए स्ट्रिंग्स के कारण छोटे ही रह गए। ये एक संभावित व्याख्या है कि हमें 3 बड़े स्थानिक आयाम क्यों दिखते हैं। तो कई सफलताएं हैं। लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। बिल्कुल, चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। जैसा मैंने कहा, एम थ्योरी का पूरा गणितीय ढांचा हमें अभी तक पता नहीं है। हम अभी भी ज्यादातर अनुमानित तरीकों, पर्टर्बेटिव मेथड्स पर निर्भर है, जो सिर्फ तब काम करते हैं जब स्ट्रिंग्स के बीच की अंतःक्रिया कमजोर हो। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इसे कभी प्रयोगों से परख पाएंगे? क्या इसका कोई टेस्टेबल प्रिडिक्शन है? ये सबसे बड़ी चुनौती है और आलोचना का मुख्य बिंदु भी। स्ट्रिंग थ्योरी जिन ऊर्जा पैमानों पर काम करती है, प्लैंक ऊर्जा, वो हमारे वर्तमान और निकट भविष्य के एक्सपेरिमेंट्स की पहुंच से बहुत बहुत दूर है। हम सीधे तौर पर स्ट्रिंग्स या अतिरिक्त आयामों को नहीं देख सकते। तो फिर कैसे पुष्टि होगी? उम्मीदें हैं। जैसे अगर LHC या भविष्य के कोलाइडर्स में सुपर पार्टनर्स खोज लिए जाते हैं, तो वो सुपर सिमेट्री का बहुत मजबूत सबूत होगा, और सुपर सिमेट्री स्ट्रिंग थ्योरी का एक अहम हिस्सा है। दूसरा, शायद बहुत सटीक खगोलीय प्रेक्षणों जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMB के पैटर्न में या गुरुत्वाकर्षण तरंगों में स्ट्रिंग थ्योरी के कुछ अप्रत्यक्ष संकेत मिल जाएं। पर यह सब अभी दूर की कौड़ी लगता है। और एक और मुश्किल का जिक्र आता है कि ये थ्योरी शायद बहुत सारी भविष्यवाणियां करती है, या कहें कि बहुत सारे संभावित ब्रह्मांड, लैंडस्केप वाली बात। ये एक और बड़ी वैचारिक चुनौती है। पता चला है कि उन कैलाबिया आकारों के जो अतिरिक्त आयामों को मोड़ते हैं, गणितीय रूप से बहुत सारे, शायद खरबों खरब, 10,500 या उससे भी ज्यादा संभावित हल हो सकते हैं। इतने सारे? हाँ, और हर अलग आकार एक अलग तरह के 4 आयामी ब्रह्मांड को जन्म देगा, जिसके अपने भौतिक नियम, अपने कणों के द्रव्यमान, अपनी शुक्तियां होंगी। इसे स्ट्रिंग लैंडस्केप या बहुब्रह्मांड का विचार करते हैं। अगर ये सच है तो ये बताना मुश्किल हो जाता है कि हमारा ब्रह्मांड ठीक वैसा ही क्यों है जैसा वो है। क्या ये बस लाखों करोड़ों संभावनाओं में से एक है? बिल्कुल, यह सिद्धांत की भविष्यवाणी करने की क्षमता पर सवाल उठाता है। अगर सिद्धांत लगभग कुछ भी भविष्यवाणी कर सकता है, तो क्या वो वाकई कुछ भी समझा रहा है,
ये एक गहरा और विवादास्पद मुद्दा है। तो हमने आज देखा कि कैसे सुपरस्ट्रिंग थ्योरी आइंस्टीन के उस बड़े सपने, एकीकृत सिद्धांत को पूरा करने की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और गणितीय रूप से सुंदर कोशिश है। हाँ, ये जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच के गहरे संघर्ष को सुलझाने का एक संभावित रास्ता दिखाती है। ये पदार्थ और बलों को कंपन करते हुए स्ट्रिंग्स के रूप में एक साथ लाती है। और इसके लिए सुपरसिमेट्री और अतिरिक्त आयामों जैसे क्रांतिकारी, दिमाग को चुनौती देने वाले विचारों की जरूरत पड़ती है। फिर द्वैतताओं और एम थ्योरी की खोज ने एक और भी गहरे 11 आयामी ढांचे की झलक दिखाई, जिसने 5 अलग-अलग स्ट्रिंग सिद्धांतों को एक कर दिया। और ब्लैक होल एंट्रोपी की सटीक गणना इसकी ताकत का एक ठोस सबूत पेश करती है। लेकिन हाँ, ये भी साफ है कि ये सिद्धांत अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है और इसके सामने बड़ी सैद्धांतिक और शायद सबसे बड़ी प्रायोगिक चुनौतियां हैं। बिल्कुल, ये अभी भी एक प्रगतिशील कार्य है, एक वर्क इन प्रोग्रेस। ये सब सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हकीकत वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। क्या ब्रह्मांड सच में छिपे हुए आयामों में नाचते नन्हे स्ट्रिंग्स पर बज रही एक जटिल और खूबसूरत सिम्फनी है? ये एक बहुत ही काव्यात्मक सवाल है और एक आखिरी विचार जिस पर शायद हमारे श्रोता सोच सकते हैं। आइंस्टाइन ने एक बार पूछा था कि क्या ईश्वर के पास ब्रह्मांड बनाने में कोई विकल्प था? मतलब क्या भौतिक नियम तार्किक रूप से इतने कसे हुए हैं कि ब्रह्मांड को वैसा ही होना पड़ा जैसा वो है, या क्या अलग तरह के ब्रह्मांड भी संभव थे? स्ट्रिंग थ्योरी इस सवाल को कैसे देखती है? स्ट्रिंग थ्योरी, एम थ्योरी, खासकर अपने लैंडस्केप वाले विचार के साथ इस सवाल को एक नए और शायद ज्यादा जटिल तरीके से सामने रखती है। अगर सच में अरबों संभावित ब्रह्मांड गणितीय रूप से संभव हैं, तो शायद ईश्वर के पास बहुत सारे विकल्प थे। तो फिर हमारा ब्रह्मांड ऐसा क्यों है? क्या ये बस एक संयोग है? या शायद कोई और सिद्धांत जैसे एंथ्रोपिक प्रिंसिपल काम कर रहा हो? या हो सकता है कि लैंडस्केप के बावजूद कोई गहरा सिद्धांत हो जो अंततः सिर्फ हमारे जैसे ब्रह्मांड को ही चुनता हो? ये गहरा दार्शनिक और वैज्ञानिक सवाल है जिसका जवाब विज्ञान अभी भी तलाश रहा है। और स्ट्रिंग थ्योरी हमें इस तलाश के लिए नए, शक्तिशाली लेकिन चुनौतीपूर्ण औजार और अवधारणाएं दे रही है। क्या ब्रह्मांड वैसा है जैसा वो है क्योंकि उसे वैसा ही होना था? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस दिलचस्प और दिमाग खोलने वाली चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।